नमस्कार दोस्तों। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या इंसाफ करेगा। आज यही हालात हैं देश के और यही हो रहा है। देश को अग्निपथ पर झोंक दिया गया है और ऐसा अग्निपथ जो युवाओं के भविष्य को जला रहा है, एक ऐसा अग्निपथ जो देश की संपत्तियों को जला रहा है, एक ऐसा अग्निपथ जो तमाम अराजकता पैदा कर रहा है, वहां आग लगा रहा है। एक ऐसा अग्निपथ जो पूरे देश को बर्बादी की राह पर ढकेल रहा है। कमोबेश यही हालत है और जब इसके खिलाफ आवाज उठती है तो उसे दबाया जाता है। और पहले कहा जाता था लोकतंत्र। लोकतंत्र के 4 स्तंभ डिफाइन किए गए हैं। एक विधायिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरी कार्यपालिका और चौथा जो स्वयंभू है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत डिफाइन है, इसलिए इसको चौथा मानते हैं, जिसे आप पत्रकारिता कहते थे, आज मीडिया कहा जाता है। और ये चारों स्तंभ आज खुद को ढहाने में लगे हैं, उसी लोकतंत्र को जिस लोकतंत्र के पेड़ पर वो बैठे हैं, उसकी शाखा। तो आप समझिए कि ये हालात हो रहे हैं। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस जो है, रविवार को कल पूरे देश में जो युवाओं के भविष्य को लेकर के, उनके ऊपर थोपे जा रहे तमाम कानूनों को लेकर के, तमाम दूसरी तरह की अराजकता को लेकर के, खाली पड़े पदों को न भरने को लेकर के, उनके भविष्य और रोजगार को लेकर के प्रदर्शन करती है। पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन होता है, लेकिन पहले पुलिस दबाती है, उसके बाद में मीडिया उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और तमाम अखबार, तमाम जगह पर उसे दिखाया ही नहीं जाता है, जबकि देश के 70 से अधिक सांसद उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। आप समझिए, आज उन्हीं सारी बातों को लेकर संपूर्ण विपक्ष ने भारत बंद का ऐलान किया है कि किस तरीके से आप युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और उस भविष्य को बर्बाद करने को लेकर के कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यह स्थिति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको लेकर के, भारत के युवाओं के भविष्य को लेकर के पूरा अग्निपथ योजना के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है और जंतर मंतर पर इसको लेकर के पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, इस समय चल रहा है, ये आप समझिए। और एक पूर्व सांसद उदित राज के साथ पुलिस ने ऐसे मौके पर धक्का मुक्की की, जबकि वो अपने कांग्रेस के दफ्तर जा रहे थे। वो पूर्व IRS ऑफिसर हैं और दलित आवाज बनते हैं उदित राज को। ये उदित राज वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी में भी सांसद रहे थे और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस आए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में दलितों की आवाज को दबाया जा रहा था, दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा था और सच बोलने से मना किया जा रहा था। आप एक चीज समझिए, जनरल बिपिन रावत, जिन्हें नरेंद्र मोदी ने CDS बनाया था, उन्होंने क्या कहा था? हम सैनिकों को शुरू के वर्षों में सियाचिन, द्रास जैसे कठिन इलाकों में भेजते हैं और उन्हें लगभग 18,000 की मामूली पेंशन के साथ यंग एज में रिटायर कर देते हैं, फिर वो दूसरी नौकरी ढूंढते हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें भी 58 साल तक की नौकरी पूरी करने का अवसर दिया जाए और इसकी व्यवस्था की जाए। आज क्या हो रहा है? आज जनरल बिपिन रावत जो सैन्य उसको समझते थे, उसकी कठिनाइयों को समझते थे, बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है। और जनरल VK सिंह जो अब भाजपा में मंत्री हैं, जिन दिनों वो मंत्री नहीं थे, वो कहते थे कि हाँ, यही बात वो भी कहते थे। वो भी 1 रैंक 1 पेंशन और तमाम सारी बातें कहते थे, लेकिन आज उन्हीं सारी चीजों के विपरीत वो कहते हैं कि जिनको जाना है जाएं, जिनको नहीं जाना है ना जाएं। ये इस तरह से, ये क्या, तो मतलब क्या है? आप देश को डिमोरलाइज कर रहे हैं, युवाओं को डिमोरलाइज कर रहे हैं। आप नेता बन गए हैं, आप सिर्फ मलाई खाने वाले व्यक्ति। वहां मलाई मिली तो वहां खाई, यहां मलाई मिल रही तो यहां खाई। आज सब ने अपने जुबान बंद कर रखी है। क्यों डर रहे हैं सब? ED, CBI,
दूसरी और एजेंसीज के नाम पर। तो यह स्थिति, आप उन्हें दे क्या रहे हैं? फिर से एक बार, 30,000 रुपया पहले साल में, और उसमें भी 9,000 रुपया आप काट लेंगे हर महीने, हाथ में मिलेगा 21,000। वही 9,000 रुपया रिकरिंग में आप जमा करेंगे, रिकरिंग में ऑलरेडी वो जाकर के एक समय में 5 साल में 4 साल में डबल हो जाता है, और जब वो 4.5 साल में आप उन्हें वापस करेंगे, उस समय आप समझिए वो वैसे ही डबल हो जाता है। तो आप वही डबल रकम उन्हें दे देंगे। इसी तरीके से अगले साल 2,000 रुपया बढ़ जाएगा, फिर उसके अगले साल 2,000 बढ़ जाएगा, फिर उसके साल अगले साल जो है 5,000 बढ़ जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां हैं, और उसी तरह से कटौती बढ़ जाएगी। तो आप समझिए, और आप 1 करोड़ का जो बीमा दे रहे हैं वो भी बीमा कंपनी देगी, तो वो तो सबको है कि मरेगा तो होगा, वो आप ना भी नौकरी में हो तो करा लीजिए, तो वो स्थिति है। तो इस तरह के हालात आप पैदा कर रहे हैं। हमारी जो मतलब स्थितियां हैं, वो अग्निपथ योजना जिस तरीके से काम कर रही है, उसको संसद में डिस्कस होना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए थी, तमाम मोर्चों पे पक्ष विपक्ष दोनों से चर्चा होनी चाहिए थी। उसके बाद में इसकी जांच पूरी करने के बाद में, इसके तथ्यों को जांचने के बाद में ही कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मनमानी थोप दीजिए, क्योंकि एक तानाशाह देश पर शासन कर रहा है, और बाकी सारे लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो उसकी गुलाम बन गई हैं, और वो गुलामी कर रही हैं। मीडिया के जरिए झूठी खबरें प्लांट कराई जा रही हैं, नफरत वाली खबरें प्लांट कराई जा रही हैं, और देश को जलाया जा रहा है। आप भी देखिए किस तरह देश को जलाया जा रहा है। यह जलाने की स्थिति है, और ये जलाने की स्थिति तो आप जान लीजिए। अब जो आदमी इस पर आवाज उठाता है, जो बोलता है, सरकार के अन्याय के खिलाफ बोलता है, उसके पीछे कभी ईडी लगा दी जाती है, कभी सीबीआई लगा दी जाती है, कभी इनकम टैक्स लगा दी जाती है, कभी कोई लगा दिया जाता है। तो यह स्थिति है। यदि आप जान लीजिए कि ईडी किसमें एफआईआर कर सकती, किसमें जांच कर सकती, तो इस पर है कि अनुसूचित अपराध और एफआईआर के बिना ईडी के पास पीएमएल जो एक्ट है के तहत जांच शुरू करने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इसी के बारे में हम कहना चाहते हैं, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के तरफ से विवेक तनखा जी ने एक पत्र निर्मला सीतारमण जी को, अमित शाह और किरण रिजिजू को नोटिस भेजा है। ये हम आपको अभी इसके साथ में लगा करके देंगे। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार से ईडी के दफ्तर से सिलेक्टिव लीकेज करी जा रही हैं, झूठी और चयनात्मक खबरों को प्लांट करके कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से गैर कानूनी। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे सेक्शन 66 पीएमएलए का यह इजाजत नहीं देता कि सेलेक्टिव लीकेज करी जाए, और इसके अंदर जिन चैनल्स में और जहां पर सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर ईडी के माध्यम से लीक करी जा रही खबरें, उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी जरूर देखें, और अलग अलग बातें जैसे कि राहुल गांधी नॉट कोऑपरेटिंग विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ही पॉज्ड, डिडंट रिस्पॉन्ड टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर were not satisfactory, the answers were not satisfactory, and it appeared that he was tutored by his lawyers on how to answer and avoid certain aspects, sources said। तो ये सोर्सेस के माध्यम से कहां से इनके पास में सब चीजें आ गई। हम लोगों ने कहा है कि अगर आप इतना ही दिखाना चाहते हैं तो वहां पर एक कैमरा लगा दीजिए, उसको लाइव टेलीकास्ट करिए, 30 घंटे लाइव टेलीकास्ट, लाइव फीड लीजिए, वहां से देखिए कि भी किस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस, उनके पास कुछ पूछने को ही नहीं। तो जो सिलेक्टिव लीकेज करके जो ये मीडिया को दिया जा रहा है और अपनी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग इसके अंदर जिक्र किया गया है कि कहां कहां पे इस तरीके की लीकेजेस के खिलाफ बोला है, और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अपनी एजेंसीज को समझाएं और ये सिलेक्टिव लीकेजेस बंद करें, और ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की ये कोशिश करी जा रही है। मतलब उसने जो 5,422 एफआईआर दर्ज की हैं, उनमें अधिकतर 99% जो एफआईआर है वो इस एक्ट का उल्लंघन है, और वो गलत एफआईआर, गलत जांच। यह स्थिति है।
कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट ने इसी को लेकर के जो विवेक तन्खा हैं उन्होंने नोटिस भेजा है किसको, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण उनको, कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। और यदि जांच गोपनीय तरीके से चल रही तो उस जांच की खबरें एक अपने तरीके से कैसे बाहर आ रही हैं, कौन दे रहा है, कौन उन्हें प्लांट करा रहा है और क्या हो रहा है, और खबरें झूठी आ रही हैं। तो इस तरह की खबरें यदि मीडिया में प्लांट कराई जा रही हैं तो इसका मतलब है कि एक बड़ा खेल, बड़ी साजिश रची जा रही है। पीएमएलए के तहत कौन सा अनुसूचित अपराध है, इसकी जांच ईडी कैसे शुरू करे, इसके बारे में एफआईआर कहां है, यह भी उन्होंने पूछा है। तो आप बताइए कि आपने आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी या किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, फिर आपने कैसे ये कर लिया? जब एफआईआर नहीं है, एफआईआर की आपने कोई कॉपी नहीं दी है, कोई अनुसूचित अपराध में कहां से क्या आ गया, तो इन सब के बावजूद ये आप अवैध तरीके से 30 घंटे पूछताछ कर चुके और अब फिर आप इसी तरह का ड्रामा कर रहे हैं। आप तो कहते थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और इस हिसाब से 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार दे देना चाहिए, लेकिन आपने वो तो दिया नहीं। जो खाली पड़े पद हैं, सिर्फ सेना में 1.5 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं और वो पद भी आप नहीं भर रहे हैं जो उनका हक है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, तो उन पे आप भरिए। लेकिन क्या होता है, मीडिया के जरिए क्या कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बड़े सुधार कर रहे हैं, मोदी सरकार ने सेना में बड़े बदलाव किए हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन की योजना जो है 2013 में कांग्रेस सरकार ने लागू करने का किया था, वह भी पूरी लागू नहीं हुई और जो 2007 नवंबर 2015 को इसको लागू करने का नोटिफिकेशन हुआ उसमें सारी चीजें खत्म कर दी गई, जो फायदे की बात थी, सब कुछ था, वो नहीं हुआ है। असल में फौजी आज भी उसको लेकर के दुखी हैं। सीडीएस की जो इन्होंने नियुक्त की वो भी नियमों के विरुद्ध थी, लेकिन उसके बावजूद जब अब इन्होंने उसमें और भी बदलाव कर दिए हैं और रिटायर्ड लोगों को करने कर दिया है, ये भी एक बड़ी चीज है। जो इसके अलावा इन्होंने किया है कि नए थिएटर कमांड बनाने की तैयारी की है, उसमें भी बहुत बड़ा खेल है और किस तरीके से सरकार ने इन सबको एक करके और एक बर्बादी की तरफ झोंक दिया है। और इसका नतीजा यह है, न ओआरपी लागू हो पाया, न जो शार्ट सर्विस कमीशन वाले ऑफिसर्स थे उनको पेंशन और दूसरी चीजें हो पाई हैं, और इसके अलावा जो सारा सैनिकों को सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के साथ में सरकारी सुरक्षा मिलती थी वो भी सब आपने खत्म कर दी है। तो इस तरीके से करके आपने पूरे उसको बर्बाद करने का काम किया है। और जब इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो आप क्या कहते हैं, आप उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और ये सारी चीजें लगा देते हैं। युवा परेशान हैं, अपने भविष्य को लेकर रो रहे हैं, और जब युवा रो रहे हो, भविष्य के लिए परेशान हो, तो आप क्या करेंगे? आप देखिए किस तरीके से त्रिपुरा में भाजपा के लोगों ने कायरतापूर्ण ढंग से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, मारपीट की, और वहां सुदीप रॉय बर्मन जो नेता हैं उन पर हमला किया, वो गंभीर रूप से दाखिल हैं हॉस्पिटल में। तो इस तरह की घटना हो रही है, युवाओं का भविष्य जल रहा है और सारी चीजें हो रही हैं, उसके बाद में हम कहते हैं कि ये स्थिति है। तो आप इन सब चीजों को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या स्थितियां पैदा कर दी हैं, देश को बर्बादी की दिशा में ढकेल दिया है। और इन सब का नतीजा है, कुनीतियों का नतीजा है कि एक बार देश फिर से जल रहा है। एक समय में कांग्रेस ने इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया है, और वो सत्याग्रह जो कर रहे हैं बगैर किसी हिंसा के, बगैर किसी उसके, वो अपने दफ्तर जाते हैं तो उनके दफ्तर के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या करके उनके दफ्तर के अंदर पुलिस घुस जाती है, उनके दफ्तर के अंदर चल रही मीटिंग और दूसरी चीजों पर बवाल किया जाता है, लाठी चलाई जाती है, इस तरह के हमले होते हैं। तो ये आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। आजादी के 52 साल तक तिरंगा जिस पार्टी ने नहीं फहराया, जिस लोगों ने नहीं फहराया, जिस संगठन आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया अपने यहां, आज वो जो है इस तरीके से कर रहे हैं। युवा सेना में भर्ती होने का जज्बा लेके पालते हैं और चौकीदार बनकर भाजपा कार्यालयों की रक्षा के लिए नहीं। तो यह स्थिति है।
तो अब प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधी है। वो प्रधानमंत्री जो हर बात पर बक 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 बोला करता है, मन की बात, मन की बात, आज उसकी आवाज नहीं निकल रही है इस मुद्दे पर, एक शब्द नहीं बोल पाया। जब नूपुर शर्मा ने जिस तरीके से एक धर्म को पूरे को बदनाम करने की कोशिश की, एक शब्द नहीं बोल पाया। तो यह स्थिति है। और जब पूरे देश में 20 जून को युवा जो कांग्रेसियों ने आज जिस तरीके से लाखों कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, सारी चीजें की और गांधी के सिखाए हुए रास्ते पर चल के सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, तो उन पे लाठियां चल रही हैं। और लाठियां चल रही हो, बड़े बड़े जो पूर्व सांसद हैं उन पर इस तरीके से हमले हो रहे हैं। तो यह स्थिति है। जबकि दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से जब लोग दूसरी पार्टियों में होते हैं तो उन पर कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। जब वो कांग्रेस में होते हैं या किसी दूसरे दल में होते हैं तो स्थिति ये होती है कि उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और दूसरे सब मुकदमे दर्ज कर देते हैं। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता गंदा बोलते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कितने गंदे शब्द बोले, जिससे लगता है कि ये किस तरीके के व्यक्ति हैं। मोदी सरकार क्या सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है? इसको लेकर के एक बड़ी बात कही कल प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी ने। देखिए, आप इस देश का भविष्य हैं। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में। मैंने आप जैसे सैकड़ों बच्चों से बात की, आप जैसे सैकड़ों नौजवानों से बात की। जब मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में 4 बजे सुबह गिरफ्तार होने वाली थी, तब भी मैंने सड़क पर जब देखा तो मुझे 20-30 तुम जैसे नौजवान दिखे जो सुबह सुबह 4 बजे आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेन कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। ट्रैक्टरों पे बैठे हुए मैं ऐसे नौजवानों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी उम्मीद छूट गई है, खत्म हो गई है। सालों से हम भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब हम गन्ना बेचने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपका दर्द हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है। और आज सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं, आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप को का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ। आप समझिए कि किस तरीके से अब देखिए वही चीज सामने आ रही है जो आशंका थी कि इन्हें 4 साल की ट्रेनिंग देने के बाद में निजी क्षेत्रों में खपा दिया जाएगा। मतलब आपका भविष्य भी बर्बाद है, आपका वर्तमान भी बर्बाद है और आपका सब कुछ बर्बाद है। तो आपको प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी, और जानते हैं आप प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो यह स्थिति है। सेना में आप अपनी जान दे देंगे तब तो ठीक है, नहीं देंगे तो आप जाइए, और जान देने के बाद भी आपको उस तरह के पुरस्कार और उस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी, हक नहीं मिलेंगे जो मिला करते थे। तो यह स्थिति है। आज किसान नाराज है, जवान नाराज है। सबसे बड़ी बात की सब कुछ हड़बड़ा गया है, लोकतंत्र जो है खत्म हो रहा है, देश की धरोहरें खत्म हो रही हैं, ना मेरा बचा है ना तेरा बचा है, सब कुछ बर्बाद होकर के सिर्फ कुछ लोगों का हो गया है, चंद पूंजीपतियों को हो गया है। इन्होंने देश के बड़े बड़े सरकारी उद्योग अपने मित्र पूंजीपतियों को बेच दिए हैं और देश को अब बेच रहे हैं। चाइना हमारे देश में घुस आया है, 1000 किलोमीटर कब्जा कर लिया है, सब कुछ है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। दुनिया का सबसे महंगा प्रधानमंत्री हमारा हो गया है, रोजाना 5 करोड़ रुपया अपने ऊपर खर्च करवाता है वह प्रधानमंत्री, एक शब्द नहीं बोलता है जब जनता की बात आती है। तो यह स्थितियां हैं। आप बताइए, आप कहां गए, कहां क्या करते थे? तो इन हालात को जब आप देखेंगे तो लगेगा कि किस तरह की स्थितियां हैं और क्या हो रहा है। और इन सब को लेकर के कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, और कांग्रेस का सत्याग्रह गांधी की नीतियों पर है। कहीं हमलावर नहीं है, कहीं किसी से वो नहीं कर रहा है।
आप कभी जाइए, देखिए कैसे बच्चे जो हैं जब तैयारियां करते हैं, वो करते हैं तो किस तरीके से बेचारे मेहनत करते हैं, नंगे पांव दौड़ रहे होते हैं, वर्जिश कर रहे होते हैं, दूसरी सारी चीजें होती हैं, तो उस समय लेकिन उनके भविष्य को बर्बाद करने को लग जाते हैं। तो यह स्थिति हो जब, तो आप क्या कहें। तो इन सब को देखकर यही लगता है कि शायद अब देश में लोकतंत्र तो रहा नहीं, और जो तंत्र था वो सिर्फ मार डालने के लिए है। जैसे देखिए, नोटबंदी में लोगों को मार डाला गया, जीएसटी के कारण मार डाला गया, कृषि कानून के कारण जो अवैध रूप से इंपोज किए गए मार डाला गया, और अग्निपथ जो अवैध रूप से इंपोज किया गया है उससे युवाओं को मरने के लिए विवश कर दिया गया है। कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, कई आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। तो यह स्थितियां हैं, और जब यह स्थितियां हो तो निश्चित रूप से एक चिंताजनक होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इन सब चिंताजनक स्थितियों को यदि आप देखेंगे कि आज युवा भी परेशान है, जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, सरकारी कर्मचारी भी परेशान है, और छोटे कारोबारी भी परेशान है, तो देश लेकिन बर्बादी की तरफ जा रहा है। और उसके बाद ये कहते हैं देश तो सुरक्षित हाथों में है। यदि आप आवाज बनते हैं तो आप पर लाठी चलती है, आप पर ईडी चलती है, आप पर दूसरी और बहुत सारे हमले होते हैं। तो आप समझिए, तो जब ये स्थिति होती है कि पहले क्या होता था, सेना में 20 साल की नौकरी होती थी, वो खत्म हो गई, रैंक प्रमोशन होती थी, वो नहीं होगी, सुनिश्चित भविष्य होता था, वो नहीं होगा, स्थायी भर्ती पहले की तुलना में जो है खत्म कर दी जाएंगी, और रिटायरमेंट की राशि जो होती थी वो नहीं होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज में जो सम्मान होता था, परिवार में होता था, आप अपने आप को पूर्व सैनिक नहीं कह पाएंगे। तो यह स्थिति है आपकी, आप अग्निवीर कहलाएंगे। तो इन हालत में आपको कैंटीन मिलेगी, न पेंशन मिलेगी, न कुछ मिलेगा। तो इस हालत में देश को आपने खड़ा कर दिया है। आपने ये कर दिया है कि किसको आप क्या करेंगे। आपने 40% कमीशन मांगने वाले अपने मंत्री को कर्नाटक के नहीं बुलाया, आपने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को नहीं बुलाया, आपने नारायण राणे जो कांग्रेस में थे, ईडी का छापा मारा था, अब उन्हें नहीं बुला रहे हैं। अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को आप नहीं बुला रहे हैं। व्यापकम घोटाले के मामले में आरोपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं बुला रहे हैं। राम मंदिर के चंदे के नाम पर हुई धांधली के मामलों को नहीं बुला रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति इन्हें आप कब बुलाएंगे। उनको बुलाइए ना, जिन्होंने इतने सारे अपराध किए हैं, जिन्होंने इतना सब कुछ किया है, तो उनको कब आप बुलाएंगे। उनके बारे में आप ईडी नहीं बुलाते हैं, आप राहुल गांधी को बुलाते हैं, 30-30 घंटे बुला करके परेशान करते हैं, और क्योंकि और अवैध रूप से करते हैं, जिसकी ना कोई एफआईआर है ना कुछ है, इसके बाद आप ये कर रहे हैं। तो यह स्थिति है। और इन स्थितियों में जब हम चर्चा करते हैं, एक चीज समझ में आती है, आपने देश को जलने के लिए छोड़ा है। आप नहीं चाहते हैं कि देश एक बेहतर देश बने, आप नहीं चाहते हैं कि देश जो है एक बेहतर तरीके से आगे बढ़े, आप नहीं चाहते हैं कि किस तरीके से चीजों को सुधारा जाए, बनाया जाए। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको देश से प्यार नहीं है, आपने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया है। आपकी स्थिति यह है कि आप तो उन मुखबिरों के साथ खड़े थे, मुखबिर थे अंग्रेजों के, और आज आप वही अंग्रेजी नीति अपना रहे हैं, फूट डालो राज करो। और इस तरह की आपकी नीति का ही नतीजा है कि आज देश चल रहा है, लगातार चल रहा है। और हमने जब जलने को छोड़ दिया है, ऐसी स्थिति में जिस मीडिया से अपेक्षा की जाती थी कि वो सच बोलेगा, कम से कम सच दिखाएगा, वो तो प्रोटेस्ट तक को नहीं दिखा रहा है। देशव्यापी प्रोटेस्ट को यदि नहीं दिखा रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग लगे, जिनमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिनमें पुलिस ने वाटर कैनन छोड़े और बहुत कुछ किया पूरे देश में, और दिल्ली में जंतर मंतर में उसको नहीं दिखा रहे हैं। आप समझिए। और चीन ने जिस तरीके से हमारे यहां कब्जा किया है, जिस तरीके से हमारे यहां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं, हम उस घुसपैठ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं कि चीन की घुसपैठ लगातार हो रही है, एक भी दिन रुक नहीं रही है। वह स्थिति है, उस पर हम न सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, न कोई और चीज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम अपने उन युवाओं को जो उससे लड़ने के लिए जाना चाहते हैं, जो उसे हटाने के लिए जाना चाहते हैं, जो बनाने के लिए जाना चाहते हैं, उस पर कर रहे हैं। और जब कांग्रेस के लोग, नेता
प्रोटेस्ट करते हैं, महिलाएं कांग्रेस की प्रोटेस्ट करती हैं तो उनके साथ बदसलूकी होती है। पुरुष पुलिसकर्मी उनको दबोच लेते हैं, जैसे मतलब अब उस पर चर्चा करना भी एक गुनाह लगता है कि उस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। उस तरह की जब स्थितियां हो तो आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है इस देश में। इस पर राहुल गांधी ने सही बात कही कि न दबे हैं न दबेंगे। तो हर मुद्दे पर मुखर नजर आते हैं और उनका कहा है तानाशाह हुक्मरान सुन ले, न दबे हैं न झुके हैं न डरेंगे। तो यह स्थिति, तो लड़ने वाले वीर होते हैं और आज वीरों की तरह कांग्रेस देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए, देश के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी तानाशाह की तरह, मुसोलिनी हिटलर की तरह हमले कर रही है, विपक्षियों को मार रही है, उन पर कानूनी और दूसरी तरह के शिकंजे, झूठे शिकंजे कस रही है जिनमें कुछ नहीं। और यदि कुछ है तो एफआईआर दिखाती, आज तक एफआईआर नहीं दिखा पाई। तो इससे आप समझिए कि झूठ और बेईमानी का शासन स्थापित है और उसके सहयोगी बने हुए हैं मीडिया और न्यायपालिका। सब देखकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं और तानाशाह का बुलडोजर चल रहा है जो निर्दोषों को और चुनिंदा लोगों को अपना शिकार बना रहा है, बर्बाद कर रहा है। बाकी विपक्षी दल भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तमाम सारे लोग तमाम चीजों में फंसे हुए। आज भी वही पार्टी लड़ाई लड़ रही है जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आज भी वही पार्टी लड़ रही है जिसने देश बनाया था। आज वही पार्टी लड़ रही है जिसने इस देश के करोड़ों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी और उनकी नौकरियां बचाने के लिए आज वो लड़। इसके साथ आपको भी समझना होगा, आपको भी सच जानना होगा। यदि नहीं जानेंगे तो एक एक करके सबकी बारी आएगी और सबको मारा जाएगा, सबको तोड़ा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। यह एक अटल सत्य, इसको जान लीजिए। और इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपको इस बात सच्ची लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच ही झूठ को मार सकता है, झूठ झूठ को कभी नहीं मार सकता। और सत्ता में बैठे लोग झूठ के पैगंबर हैं, वो गोएबल्स को मानते हैं, गोएबल्स के सिद्धांत पे चलते हैं, तो ये वही कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।